थक गए होंगे आप वेट करते करते, प्रोटेस्ट देखते देखते। अब भूल जाइए सब कुछ। हम बात कर रहे हैं आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा और आरआरबी ग्रुप टी की परीक्षा यानी रेलवे की। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्रेस बैच शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, जहां पर आप अपनी तैयारी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। शाम 4 बजे से रीजनिंग की क्लास में, 5 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास में और 6 बजे से मैथ्स की क्लास में, वो भी बिल्कुल फ्री। डोंट वेट, आज ही ज्वाइन करिए ओएल एक्सपर्ट। हेलो स्टूडेंट्स, welcome to OL Expert. In today's session we are going to discuss a very important topic of your polity section. एंड अगर मैं बात करूं जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें भी कौन सा हमारा टॉपिक है, वो है आपका यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं भारत में जितने भी मंत्री होते हैं, खासकर यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक है, आप बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि ये राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कौन क्या है, कौन किसके अंडर वर्क करता है और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर जानना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ही का ये सेशन है हमारा यूनियन मिनिस्टर्स इन इंडिया। तो वेलकम है आपका एक्सप्रेस बैच में। एक्सप्रेस बैच यानी आपकी आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड है आज का हमारा ये सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं हमारे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा की, तो बहुत जल्दी ही आपके कंडक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर देखते हैं कुछ इश्यूज हैं। थक गए होंगे आप वेट करते करते, प्रोटेस्ट देखते देखते। अब भूल जाइए सब कुछ। हम बात कर रहे हैं आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा और आरआरबी ग्रुप टी की परीक्षा यानी रेलवे की। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्रेस बैच शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, जहां पर आप अपनी तैयारी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। शाम 4 बजे से रीजनिंग की क्लास में, 5 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास में और 6 बजे से। तो चलिए, ब्रेक यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम बात किसकी कर रहे थे? यूनियन मिनिस्टर्स की। तो आपको पता है कि एक्सप्रेस बैच की जो शुरुआत होती है वो डेली शाम 4 बजे से होती है। क्यों? क्योंकि 4 बजे तक आपका लेखपाल बैच चलता है जो कि खत्म होता है आपकी मैथ्स की क्लास में, और उसी के जस्ट बाद आपकी रीजनिंग की क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपका एक्सप्रेस बैच, है ना। तो मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते हैं, तो हमारी क्लासेस के लिंक और क्लासेस अवेलेबल है हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम पे भी आपको लिंक्स पूरी तरीके से अवेलेबल है। लेकिन सबसे खास बात है हमारी वेबसाइट को विजिट करना, क्योंकि वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पर आपके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लाइक मॉक टेस्ट, मॉक सीरीज, बहुत सारे टेस्ट वगैरह आप फ्री दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अवेल करना बिल्कुल मत भूलिए, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। और हमारी वेबसाइट का नाम क्या है? www.olexpert.org.in। तो आज ही विजिट करिए, एक्सप्लोर करिए, देखिए ओएल एक्सपर्ट के पास आपके लिए और क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। और आपको बता दें, आज है होली का दिन। तो बहुत सारे लोग तो इन्वॉल्व होंगे होली खेलने में। क्यों? क्योंकि त्योहार है, त्योहार के दिन बहुत सारे लोगों का या कहें कि मेहमान का, गेस्ट का आना लगा रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा भी है। जैसे ओएल एक्सपर्ट आपके लिए लगातार क्लासेस लेके आया है, चाहे छोटी होली रही हो, आपने कल भी देखी होगी हमारी क्लास, और आज होली है, आज भी हम आपके लिए लेकर आए। तो सबसे पहले तो हैप्पी होली टू यू ऑल। ठीक है, और त्योहार को त्योहार की तरह मनाइएगा। क्यों? क्योंकि त्योहार अगर चाहते हैं आप हर दिन मनाना, तो क्या करना पड़ेगा? अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जॉब लग गई तो हर दिन त्योहार है, हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है। तो अगर हर दिन होली और दिवाली मनाना चाहते हैं तो आज की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम बाद में इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आज यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं यूनियन मिनिस्टर्स को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहली बात तो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं ये मिनिस्टर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट।
यानी कि भारत सरकार जो है वो कैसे काम करती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, यानी कि मंत्रालय हैं। अब क्या आप बताइए, पेट्रोलियम मंत्रालय है हमारे देश में, शिक्षा मंत्रालय हमारे देश में, महिला विकास बाल मंत्रालय है हमारे देश में, सड़क परिवहन मंत्रालय है हमारे देश में, वित्त मंत्रालय है हमारे देश में, कृषि मंत्रालय। इतने मंत्रालयों को अगर एक व्यक्ति को देखने को कह दिया जाए तो क्या ये सुपरवाइज करना इतना आसान होगा? नहीं। इसीलिए अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइड किया गया है। तो जब अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइड किया गया है तो उनके लिए एक अथॉरिटी पर्सन भी होना चाहिए। तो वही अथॉरिटी पर्सन्स कहलाते हैं यूनियन मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय मंत्री। तो सरकार का जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो मुखिया होता है, वही डिसाइड करते हैं अपना मंत्रिमंडल, यानी कि उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मंत्री कौन होंगे, उनकी काउंसिल कैसे होगी, ये परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट, यानी कि इनकी नियुक्ति। और अगर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई परामर्श जाता है किसी मंत्री को हटाने का, तो हटा भी सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन परामर्श किसका होगा? प्रधानमंत्री का। तो यहाँ पे जो हमने कहा कि एग्जीक्यूटिव वाले जितने भी काम है, यानी कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, वो किसके थ्रू कराते हैं? गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के थ्रू, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री, अब ये मंत्रालय बना किससे होता है? ये मंत्रालय सिर्फ मंत्रियों से ही नहीं बना होता है, क्योंकि मंत्री तो भाई कोई भी बन जाता है। आपको पता है कि हमारे देश में चुनाव लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, या फिर कोई क्वालिफिकेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हालांकि ये तो है कि जब मंत्री चुने जाते हैं तो ये जरूर देखा जाता है कि कौन किस बैकग्राउंड से है, किसको कितना एक्सपीरियंस है, कौन किस काम के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, ये बात ठीक है। लेकिन कोई पर्टिकुलर कहा जाए कि कोई क्वालिफिकेशन है, नहीं। तो इसीलिए मंत्रियों के साथ साथ और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन? चलिए देखते हैं। अ मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स। अब ये देखिएगा, एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स क्या होते हैं? हमारे आईएएस पीसीएस, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज इसीलिए होती हैं कि उच्च स्तर की जो भी प्रशासन व्यवस्था है उसमें योगदान दे सके हमारे देश के आईएएस और पीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अ मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स नोन एज सिविल सर्वेंट्स and is politically accountable through a minister। और क्या होता है? एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत, एक मिनिस्टर के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। तो मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ साथ हमारे सिविल सर्वेंट्स भी, ठीक है। वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भारत सरकार कई सरकारी मंत्रालयों या राज्य के विभागों के माध्यम से अपने कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करती है, यानी अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क है उनको करती है। एक मंत्रालय जो है वो नियोजित अधिकारियों से बना होता है, यानी जो एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स होते हैं, जिन्हें सिविल सेवकों के रूप में जाना जाता है, और एक मंत्री के माध्यम से राजनीतिक रूप से जवाबदेह होते हैं। यानी कि एक मंत्री का जो पूरी अथॉरिटी होती है सुपरविजन में, इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है कि ये चीज कैसे हो गई, क्यों नहीं हुआ, क्यों हो गया, ये सारी चीजें इन्हें बतानी पड़ती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर। जितने भी हमारे देश में मंत्रालय हैं, ज्यादातर मंत्रालय जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा हेड किए जाते हैं। लेकिन कई सारे मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ही बात कर लूं, है ना, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो उसके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। जैसे कि अनुराग ठाकुर जी अभी हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। हु sits in the Union Council of Ministers and is typically supported by a team of junior ministers called the Ministers of State। तो जो मेन व्यक्ति होता है वो कैबिनेट होता है, जो अपनी काउंसिल में बैठता है, एंड इज टिपिकली सपोर्टेड, और उसे पूरा सपोर्ट होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का। यानी एक मेन मंत्री होता है और एक राज्य मंत्री होता है। अभी हम मंत्रियों के टाइप पढ़ेंगे, यानी उनके प्रकार, ठीक है। वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अधिकांश प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व एक कैबिनेट मंत्री करता है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद में बैठता है और आमतौर पर अपने कनिष्ठ मंत्रियों की एक टीम द्वारा समर्थित होता है, जिन्हें हम राज्य मंत्री कहते हैं, ठीक है। सब मिनिस्टर्स हैव सब डिविजन्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। और कई सारे मिनिस्ट्री ऐसी हैं या मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको सब डिवाइड किया गया है, यानी उसमें भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ही मिनिस्ट्री के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस हैज
2 डिपार्टमेंट्स। अब इसमें 2 डिपार्टमेंट हैं। अगर हम संचार मंत्रालय की बात करें, दूरसंचार मंत्रालय की, कौन कौन से डिपार्टमेंट है? द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यानी कि एक तो टेलीकम्युनिकेशन का यानी दूरसंचार यानी फोन की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा डाक वाला। अब डाक वाला भी, डाक विभाग भी हमारा संचार का ही माध्यम है, यानी संदेश को पहुंचाने के लिए, और दूसरा जो टेलीकम्युनिकेशन है यानी दूरसंचार, वो भी हमारे संचार का ही माध्यम है। अब सेम चीज वही आपकी हिंदी में लिखी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब देखेंगे इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, यानी कि यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स या अनुच्छेद कौन से हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट प्राइम मिनिस्टर इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 75 हमें क्या बताता है कि भारत में जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 में की जाती है। फिर उसके बाद देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर हिज इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। ये बात तो बता दी गई कि प्रेसिडेंट करता है, लेकिन कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि कैसे अपॉइंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक और आर्टिकल जो 75 है वो तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, लेकिन जो दूसरा आर्टिकल है आपका 74(1) जो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स की, मंत्रियों की एक परिषद भी होगी। ये कौन कहता है? 74(1). ठीक है, विद द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी हेल्प करने के लिए, एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी कि जो भी हेड है मिनिस्टर्स का, कौन होता है हेड? प्रधानमंत्री तो होता है मिनिस्टर्स का हेड, यानी जो कैबिनेट होती है मंत्रिमंडल का, उनको सहायता देने के लिए, और साथ साथ प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए ये अपॉइंट की जाती है। कौन सी? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। Thus, the Indian Constitution itself recognizes a Council of Ministers, यानी कि भारतीय संविधान में ही खुद दे दिया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी, क्योंकि रिलेटेड अनुच्छेद है, यानी कि रिलेटेड आर्टिकल दिया हुआ है, तो साफ साफ सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में लिखी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, कैसे करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर। मैंने ऑलरेडी बताया था। दे अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्म 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा। द नंबर कैन नॉट एक्सीड 15%। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जितने भी मंत्री बना लीजिए, चाहे जितने भी मंत्री बना लीजिए, उनकी संख्या जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होती है हमारे लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में, उसके 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट बी मोर देन 15%। ठीक है, तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इसके लिए अमेंडमेंट लाया गया था। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, जितने मंत्री चाहे आप उतने मंत्री बना दीजिए, लेकिन फिर 91st अमेंडमेंट आता है। तो देखेंगे द 91st अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर्स व्हेन ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 91st अमेंडमेंट द्वारा यह भी डिसाइड किया गया था कि 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 91st अमेंडमेंट द्वारा यह भी डिसाइड किया गया कि अगर कोई भी ऐसा जो कि क्राइटेरिया है पार्लियामेंट से रिलेटेड, अगर इसका वायलेशन होता है तो डिस्क्वालीफाई भी कर दिए जाएंगे, यानी इनको अपनी सदस्यता भी खोनी पड़ेगी, और ये मंत्री नहीं रह सकते अगर ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहे। तो पहली बात है कि आप पार्लियामेंट के मेंबर बने रहिए, ऐसा कुछ मत करिए कि आप पार्लियामेंट के मेंबर ही ना रहें, और अगर आप एमपी नहीं है तो आप मंत्री भी नहीं है। आपका मंत्री पद वहीं खत्म हो जाएगा जहां पे आपका सदस्यता किसकी खत्म हो जाएगी, एक कहा जाए सांसद होने की। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं a minister cease to exist as one if he has not a member of either house of the parliament for 6 consecutive months। वही सेम चीज आगे लिखी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया भी बता दिया गया है। एक तो डिस्क्वालिफिकेशन से अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहे, या फिर अगर ऐसा हुआ कि आप ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के लगातार 6 महीने तक आप कोई सदस्यता आपके पास नहीं है, ना तो आप राज्यसभा के मेंबर हैं ना ही आप लोकसभा के मेंबर हैं, और लगातार ऐसा अगर 6 महीने तक हो गया तो ऑटोमेटिक आपका मंत्री पद भी खत्म
हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे पार्लियामेंट डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जितने भी मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, इनकी जो भी वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, यानी सैलरी एंड अलाउंसेस, दे ऑल आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारी संसद है वही डिसाइड करती है कि कितना होगा। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, यानी संविधान में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा गया है कि इनकी सैलरी इतनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मंत्रियों का जो होता है ना वो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक का मतलब अगर कोई एक मंत्री फॉल्ट करता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। अभी आप आगे देखेंगे इन इंग्लैंड द कैबिनेट सिस्टम इज बेस्ड ऑन कन्वेंशंस, the framers of our constitution considered it fit to incorporate the system in the constitution। उनको भी लगा कि जो मंत्री अगर मंत्रालय को अच्छे से चलाना है तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन इन आर्टिकल 75(3)। अब यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि बताइए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे दी हुई है, तो 75(3) में दी हुई है, वेयर इट इज स्टेटेड, जहाँ पर ये बताया गया है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, यानी लोकसभा के लिए ये सामूहिक तौर पे जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे, किसके प्रति, संसद के प्रति। अब देखेंगे अगर इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में देखें, इन अदर वर्ड्स दिस प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस, यानी कि अगर ऐसा कोई भी मंत्रालय है जो कि विश्वास अपना खो देता है इन दी लोकसभा इज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, तो क्या करना पड़ेगा, उस पूरे क्या करना पड़ेगा, इन सबको रिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि त्यागपत्र देना पड़ेगा। द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय रिजेक्टिंग अ मनी बिल और फाइनेंस बिल और एनी अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर और बाय पासिंग अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस और रिजेक्टिंग अ मोशन एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन दी मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ने अगर कोई भी बिल पास किया, कोई भी विधेयक लेकर आए और उन सबको को रिजेक्ट कर दिया गया, तो इससे पता चलता है कि मंत्रालय में कुछ न कुछ गड़बड़ है और ये अविश्वास है, और अविश्वास जैसे ही होगा तो इनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, when a ministry loses the confidence of the Lok Sabha, the whole of the ministry has to resign, including those ministers who are from the Rajya Sabha। अब आप समझ रहे हैं कि जो मंत्रालय में एक ही मंत्रालय का एक मंत्री भी है, यानी कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, इंडिपेंडेंट चार्ज भी है और राज्यों के भी मंत्री हैं। तो जो पूरा ये मंत्रालय है, जो 4 तरीके के डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, तो ये जो 4 हैं, इन चारों को अपना पद से रिजाइन करना पड़ेगा। यही कहलाती है इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मंत्रालय में कोई फॉल्ट होगा तो कोई पर्सन पे नहीं जाएगा, पूरे के पूरे मंत्रालय को ही रिजाइन करना पड़ेगा। द मिनिस्टर्स फॉल्स एंड स्टैंड टुगेदर, इसीलिए कहा जाता है कि इसके जो मंत्रालय के मंत्री होते हैं वो साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, साथ गिरते हैं। ठीक है, in certain cases the ministry may advise the president to dissolve Lok Sabha and call for fresh elections। और कभी कभी क्या होता है, जो मिनिस्ट्री होती है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकती है कि नए या कहें कि फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं पर होती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो आपको बता दें कि भारत के संविधान में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि भारत में 4 तरीके के मंत्री होते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो भारत में 4 तरीके के मंत्री हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, कैबिनेट मिनिस्टर, ही इज प्रेजेंट ऑलवेज इन कैबिनेट। इनकी पहली खासियत क्या है कि ये कैबिनेट में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे एंड ही पार्टिसिपेट्स इन एवरी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। इनको बिना किसी रोक टोक के ये हर कैबिनेट की हर मीटिंग में रह सकते हैं, हर बैठक में रह सकते हैं। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में बताइए। फिर दूसरा होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 तरीके के होते हैं, एक
मिनिस्टर ऑफ स्टेट केवल, और दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो दूसरा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। चलिए देखते हैं इनकी क्या स्पेशलिटी है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट डज नॉट वर्क अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर, इसीलिए इंडिपेंडेंट चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम नहीं करते, ये भले ही स्टेट मिनिस्टर हैं लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करेंगे। वेन एवर एनी मैटर कंसर्निंग हिज डिपार्टमेंट इज on the agenda of the cabinet, he is invited to attend the meeting। और जब भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ मामला ऐसा है कि इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो और कैबिनेट में ऐसा कुछ एजेंडा है तो इनको इनवाइट किया जाता है, यानी जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाला मंत्री है वो भी आते हैं बैठक में और शामिल होते हैं और चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद तीसरे टाइप के मिनिस्टर कौन से हुए? आपके डेप्यूटी मिनिस्टर, एक तो कैबिनेट, दूसरे आपके स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर तीसरा टाइप क्या है? डेप्यूटी मिनिस्टर। चलिए देखते हैं ये किसके अंतर्गत काम करते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर दोज मिनिस्टर्स हु वर्क अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए इंडिपेंडेंट चार्ज जो स्टेट वाले हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम नहीं कर रहे थे, और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। लेकिन ये जो है यानी कि जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है वे इन डेप्यूटी मिनिस्टर को दोनों के अंडर काम करना पड़ता है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत भी और जो दूसरे हमारे स्टेट वाले इंडिपेंडेंट चार्ज वाले यानी स्वतंत्र प्रभार वाले इनके अंडर भी काम करना पड़ता है। ठीक है। His work is allotted by the minister under whom he is working, यानी ये जिस भी मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे होंगे उसकी जो भी वो उनको जो भी वर्क असाइन करेंगे वो सारे के सारे वर्क इनको करने पड़ते हैं। किसको? डेप्यूटी मिनिस्टर को, यानी कि उप मंत्री को। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी हिंदी में भी बताया है। अब हम बात करेंगे किसकी? और चौथा मिनिस्टर कौन हुआ? तो चौथा मिनिस्टर कौन हुआ? एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, एक इंडिपेंडेंट चार्ज हुआ, एक डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ, और एक होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, यानी कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ही काम करते हैं। तो वो चौथा टाइप है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी कि इनको हटाया कैसे जा सकता है इनके पद से। कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं या कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं जब इनको इनके पद से मुक्त किया जा सकता है या ये खुद रिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बाय डेथ, सिंपल सी बात है, जब डेथ ही हो गई, मृत्यु हो गई, तो क्या यहाँ पे मंत्री पद संभालने थोड़े ना आएंगे, तो बाय डेथ हटाया जा सकता है। नंबर बी या कहें नंबर 2 क्या है? बाय सेल्फ रेजिग्नेशन, खुद से त्याग पत्र दे सकते हैं। अपॉन डिसमिसल्स बाय द प्रेसिडेंट फॉर मिनिस्टर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स पर आर्टिकल 75(2) एज पर आर्टिकल 75(2), यानी कि 75(2) में जो भी बातें कही गई हैं या जो भी इनकी वर्किंग है, अगर उसमें कोई भी कहा जाए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट देखा जाता है, यानी कि कोई भी असंवैधानिक कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तो इनका डिसमिसल भी किया जा सकता है, यानी कि इनको पद से इनको हटाया जा सकता है। फिर बाय द डायरेक्शन फ्रॉम द जुडिशरी फॉर कमिटिंग वायलेशन ऑफ लॉ, या फिर अगर न्यायालय से कोई आदेश आ जाता है और सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने कोई भी ऐसा कहा जाए कि कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है या फिर वायलेशन ऑफ लॉ किया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो भी इनको अपने मंत्री पद से हटाया जा सकता है। तो ये वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब देखते हैं अगला टाइप क्या है, कैसे इनका रिमूवल किया जा सकता है। बाय सीजिंग एलिजिबिलिटी टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर ये पार्लियामेंट से ही इनकी एलिजिबिलिटी हटा दी जाए, यानी कि पार्लियामेंट का सदस्य बनने के लिए, सांसद बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, अगर वही इनके पास नहीं है तो आप मंत्री कैसे हैं? क्योंकि पहले आप सांसद हैं तब आप मंत्री हैं, लेकिन जब आप सांसद ही नहीं है तो आप मंत्री कैसे हैं? तो अगर इन्होंने पार्लियामेंट का कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यानी सांसद होने का, तो ऑटोमेटिक इनका मंत्री पद भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके अलावा क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इन्होंने नहीं कोई फॉल्ट किया बल्कि इनके ही टाइप में इनके डेप्यूटी मिनिस्टर या इंडिपेंडेंट चार्ज ने कोई गलती की, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बताई गई थी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व,
तो उसके द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द इंटायर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स रिजाइन इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड, यानी कि अगर आप अपना जो भी दोष है उसे सिद्ध नहीं कर पाए कि आप निर्दोष हैं, ये बात नहीं सिद्ध कर पाए, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 75(3) में कहा गया है। तो इस तरीके से आज आपने जाना कि यूनियन मिनिस्टर्स क्या वर्क करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन इनकी अपॉइंटमेंट करता है, कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जीडीपी कैलकुलेशन के साथ, यानी जानेंगे कि इकोनॉमिक्स के पार्ट में आपने सुन रखा होगा जीडीपी जीडीपी जीडीपी, ये जीडीपी होती क्या है और कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ्स के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, OL एक्सपर्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए विदाउट एनी लेट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। एंड हाँ, वंस अगेन हैप्पी होली टू यू ऑल। थक गए होंगे आप वेट करते करते, प्रोटेस्ट देखते देखते। अब भूल जाइए सब कुछ, हम बात कर रहे हैं आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी की CBT 2 की परीक्षा और आरआरबी ग्रुप टी की परीक्षा, यानी रेलवे की। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्रेस बैच शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, जहां पर आप अपनी तैयारी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। शाम 4 बजे से रीजनिंग की क्लास में, 5 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास में और 6 बजे से मैथ्स की क्लास में, वो भी बिल्कुल फ्री। डोंट वेट, आज ही ज्वाइन करिए OL एक्सपर्ट।